आईएएस विनय कुमार चौबे झारखंड काडर के 1999 बैच के आईएएस अफसर। 2.5 दशक के करियर में विनय ने सूबे में करीब 2 दर्जन पदों की जिम्मेदारी संभाली। करीब 3 साल तक विनय मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी भी रहे, लेकिन सीएमओ में सेवा देने वाले विनय बीते 90 दिनों से जेल की चारदीवारी में हैं। उन पर आरोप है झारखंड की नई शराब नीति में हुए घोटाले में भागीदारी का। दावा किया गया है कि इस घोटाले से राज्य सरकार को करीब 129 करोड़ का नुकसान हुआ है। लेकिन आईएएस विनय का नाम इस घोटाले में आया कैसे? क्यों जमानत मिलने के बाद भी विनय जेल से बाहर नहीं आ सकते? क्या है आईएएस विनय पर लगे आरोपों की पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है और आप खबरगांव देख रहे हैं। मूलतः बिहार से ताल्लुक रखने वाले विनय कुमार चौबे का जन्म 1975 में हुआ था। कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने के बाद 23 साल के इंजीनियर विनय ने 1998 में यूपीएससी क्रैक किया। काडर अलॉट हुआ बिहार। नई सदी के साथ नया सूबा भी अस्तित्व में आया, झारखंड। विनय का करियर इसी नए सूबे में बना। सितंबर 2001 में विनय को उनकी पहली पोस्टिंग लोहरदगा जिले में बतौर एसडीओ मिली थी। इसके बाद करीब 2 दशक तक विनय सूबे के कई विभागों में पदस्थ रहे। पलामू, हजारीबाग और रांची में डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारियां भी निभाई। सूबे के एक्साइज सेक्रेटरी भी रहे। जून 2021 में विनय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव नियुक्त हुए। 2023 के अंत तक ऐसा ही रहा, लेकिन फिर झारखंड की राजनीति में उथल पुथल का दौर शुरू होता है। जनवरी 2024 में ईडी ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया। उसी दिन उनकी गिरफ्तारी भी हो गई, जिसके बाद उन पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा। गिरफ्तारी से पहले ही हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ ही दिन बाद चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। बहरहाल मुख्यमंत्री तो बदल गए, लेकिन प्रधान सचिव के पद पर विनय बरकरार रहे। इसी बीच सितंबर 2024 में खबर आई कि छत्तीसगढ़ के एंटी करप्शन ब्यूरो और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने रायपुर में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 28 सितंबर 2024 को टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई रिपोर्ट में बताया गया कि इन 7 लोगों में से एक विनय भी थे। इंडिया टुडे में पब्लिश हुई सत्यजीत कुमार की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह मामला साल 2022 में आई नई शराब नीति से जुड़ा हुआ था। ये क्या था? दरअसल झारखंड सरकार ने 31 मार्च 2022 को एक नई शराब नीति लागू की। इस नीति को छत्तीसगढ़ मॉडल कहा गया, क्योंकि इसे छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ही तैयार किया गया था। पहले की व्यवस्था ऐसी थी कि झारखंड में शराब की बिक्री प्राइवेट ठेकेदारों के जरिए होती थी। मतलब अलग अलग कंपनियां और व्यापारी सरकार से लाइसेंस लेकर शराब की दुकानें चलाते थे। इसमें कंपटीशन भी था और कई लोकल व्यापारी भी शामिल थे। लेकिन नई नीति के तहत पुराना ठेका सिस्टम खत्म कर दिया गया और अब शराब की पूरी सप्लाई और बिक्री का नियंत्रण सरकार की चुनी हुई एजेंसियों के हाथ में चला गया। इल्जाम लगा कि असल में ये एजेंसियां सीधे सीधे छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट से जुड़ी हुई थी। इससे क्या बदला? झारखंड की नई शराब नीति के तहत टेंडर की शर्तें बदली गई। टेंडर की शर्तें इस तरह बनाई गई कि झारखंड की पुरानी कंपनियां इसमें भाग ही नहीं ले सकती। मसलन टेंडर लेने के लिए व्यापार का सालाना हिसाब देना पड़ता था, वो भी छोटा मोटा नहीं बल्कि भारी भरकम। कितना? इंडिया टुडे में छपी मुनीश चंद्र और श्रेया चटर्जी की रिपोर्ट में यह टर्नओवर 2 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स के लिए 100 करोड़ का बताया गया। ये शर्त छोटी या लोकल कंपनियां पूरी नहीं कर सकी। नतीजतन बाहर से आई बड़ी कंपनियां जो कथित सिंडिकेट से जुड़ी थीं, उन्होंने ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम कर लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि आईएएस विनय समेत दूसरे सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कई आरोप लगाए गए। दावा किया गया कि आईएएस विनय चौबे, जो कि नई नीति के लागू होने के दौरान एक्साइज सेक्रेटरी थे और उसी वक्त संयुक्त आबकारी आयुक्त रहे गजेंद्र सिंह, दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर टेंडर शर्तों को इस तरह से बदलते रहे कि केवल सिंडिकेट से जुड़ी एजेंसियों को ही इसका फायदा मिले। इसके अलावा नई शराब नीति में तय किया गया था कि ठेकेदारों को शराब बेचने के अलावा होलोग्राम सिस्टम यानी बोतल पर स्टिकर, सप्लाई चेन और स्टाफ मैनेजमेंट जैसी जिम्मेदारियां खुद ही निभानी होंगी। सुनने में ये काम ठीक लगा, लेकिन असल में इन्हीं शर्तों के जरिए घोटाले हुए, ऐसे आरोप हैं। सरकार को उम्मीद थी कि इस मॉडल से राजस्व बढ़ेगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। बड़ी कंपनियों ने करोड़ों रुपए का अवैध मुनाफा कमाया, नकली होलोग्राम लगाकर शराबें बेची और सरकार को नुकसान हुआ। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि इस कालाबाजारी से साल 2022 से 23 के बीच झारखंड सरकार को भारी भरकम नुकसान हुआ। शुरुआत में नुकसान का यह आंकड़ा 38 करोड़ रुपए बताया गया, लेकिन आगे चलकर यह आंकड़ा 129 करोड़ 55 लाख तक पहुंच गया। बहरहाल सितंबर में एफआईआर दर्ज होने के 1 महीने बाद ही इस मामले में ईडी की एंट्री होती है। 29 अक्टूबर 2024 को ईडी ने आईएएस विनय कुमार चौबे समेत दूसरे कारोबारी और आबकारी विभाग से जुड़ी संस्थानों पर छापेमारी की। फिर आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने पीएमएलए के तहत कार्रवाई की।
इसके बाद 20 मई 2025 को झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने आईएएस विनय और जॉइंट कमिश्नर गजेंद्र सिंह को घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों को एसीबी की विशेष अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत के लिए भेजा गया। इसी गिरफ्तारी के बाद विनय नियम के मुताबिक आईएएस की सेवा से स्वतः ही निलंबित हो गए। स्वतः कैसे? दरअसल भारत में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या किसी भी ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर पर ऑल इंडिया सर्विसेज डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1969 लागू हुए। इन नियमों में साफ लिखा है कि अगर कोई अधिकारी 48 घंटे से ज्यादा समय तक हिरासत में रहता है तो उसे डीम्ड सस्पेंशन यानी स्वतः निलंबित माना जाएगा। सरकार को अलग से निलंबन आदेश देने की जरूरत नहीं होती है। विनय के साथ भी यही हुआ। खैर, गिरफ्तारी भी हो गई और निलंबन भी, लेकिन विनय ने कानूनी लड़ाई नहीं छोड़ी। गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही विनय चौबे को स्वास्थ्य कारणों के चलते रिम्स राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ट्रांसफर किया गया। इसके बाद विनय ने कोर्ट में एक प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की। ये क्या होती है? प्रोटेस्ट पिटीशन दरअसल एक आपत्ति वाली अर्जी होती है जब पुलिस या जांच एजेंसी किसी मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं करती है या फिर बार बार न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करती है। तो आरोपी पक्ष या कभी कभी शिकायतकर्ता पक्ष अदालत में जाकर कह सकता है कि जांच सही तरीके से नहीं हो रही है या बिना ठोस सबूत के हिरासत बढ़ाई जा रही या चार्जशीट अधूरी या गलत है। आईएएस विनय ने भी यही किया, लेकिन 12 जून को खबर आई कि एंटी करप्शन ब्यूरो की विशेष अदालत ने निलंबित अधिकारी विनय चौबे की प्रोटेस्ट पिटीशन खारिज कर दी, जिसके बाद विनय बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद थे। शराब घोटाले के आरोपों में फंसे विनय अभी भी इस केस के लिए लड़ ही रहे थे कि अगस्त 2025 में उन पर एक और आरोप लगा। 12 अगस्त को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट से पता चलता है कि झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने सस्पेंडेड आईएएस विनय चौबे को हजारीबाग लैंड स्कैम में भी आरोपी बनाया। ये क्या मामला है? यह विवाद हजारीबाग जिले की लगभग 2.75 एकड़ खासमा हाल जमीन से जुड़ा है। खासमा हाल जमीन माने 2 अलग अलग कैटेगरी की जमीन का एक मिश्रित रूप। दरअसल ब्रिटिश राज के समय कई जगहों पर जमीन की 2 किस्में रखी गई थी। खास जमीन जो सीधे सरकार के अधिकार में रहती थी और दूसरी महाल जमीन जिसे स्थानीय राजा या जमींदारों के अधीन माना जाता था। इन दोनों को मिलाकर कई राज्यों में एक श्रेणी बनाई गई जिसे कहा गया खास महाल। आजादी के बाद यह जमीन राज्य सरकार के अधीन आ गई। इन जमीनों की खास बात यह होती है कि इनका मालिकाना हक पूरी तरह से सरकार के पास होता है। आम इंसान इसे खरीद या बेच नहीं सकते। सरकार चाहे तो इसे पट्टी पर किसी संस्था या कंपनी को दे सकती है, लेकिन ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही दिया जा सकता है। झारखंड और बिहार में ऐसी जमीनें काफी हैं। समय के साथ कई लोगों ने ऐसी ही जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया या फर्जी कागजात बनवाकर रजिस्ट्री करा ली। ऐसा ही एक मामला झारखंड के हजारीबाग में हुआ, जहां लगभग 2.75 एकड़ की खासमा हाल जमीन पहले ट्रस्ट को लीज पर दी गई, लेकिन बाद में इस जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि खासमा हाल जमीन को सरकारी घोषित करने के बाद इसे कुछ लोगों को गैर कानूनी तरीके से आवंटित कर दिया गया। एसीबी की रिपोर्ट में पाया गया कि यह सब जब हुआ तब विनय कुमार चौबे हजारीबाग के डीसी थे। इसलिए एसीबी ने इस मामले में दूसरे कई अधिकारियों के साथ विनय का नाम भी आरोपियों की फहरिस्त में शामिल करने के लिए राज्य सरकार से परमिशन मांगी। इधर नए आरोपों की चर्चा तेज हो रही थी, तभी विनय ने कोर्ट में एक बार फिर से याचिका लगा दी। विनय चाहते थे कि अदालत उन्हें जमानत दे और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दे, क्योंकि उनके अनुसार गिरफ्तारी के नियमों का पालन नहीं हुआ था। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी दलीलों में कोई दम नहीं है, इसलिए जमानत नहीं दी जाएगी। कोर्ट का यह आदेश 14 अगस्त को आया, लेकिन इसी आदेश के मात्र 4 दिन बाद ही विनय को डिफॉल्ट बेल मिल गई। ये क्या होती है? भारत का कानून कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। अगर सरकार या एजेंसी के पास सबूत हैं तो वे तय समय के भीतर चार्जशीट दाखिल करें। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो आरोपी को बिना केस सुने ही बेल का अधिकार मिल जाता है। BNSS के अनुसार अगर अपराध की अधिकतम सजा 10 साल से कम है तो संबंधित एजेंसी या सरकार को 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है, और अगर अपराध की अधिकतम सजा 10 साल या उससे ज्यादा है तो फिर एजेंसी या सरकार को अधिकतम 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। अगर यह समय निकल गया और चार्जशीट दाखिल नहीं हुई तो आरोपी डिफॉल्ट बेल का हकदार हो जाता है। इसलिए इसे स्टैच्यूटरी बेल माने कानून द्वारा दी गई बेल भी कहा जाता है। विनय के साथ भी ऐसा ही हुआ। एसीबी ने विनय को 20 मई को गिरफ्तार किया, लेकिन 19 अगस्त तक 91 दिन बीत जाने के बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई, जिसके बाद विनय को डिफॉल्ट बेल मिल गई। लेकिन बेल मिलने के बाद भी विनय जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो अब भी हजारीबाग जमीन विवाद मामले में आरोपी हैं। जब तक उस केस में उन्हें बेल नहीं मिलती वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। खैर, दोनों ही मामलों में एसीबी की कार्रवाई जारी है। सस्पेंडेड आईएएस विनय के साथ आगे क्या होता है ये तो जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा।
इस मामले में जो भी अपडेट होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आईएएस विनय पर चल रही कार्रवाई पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ये रिपोर्ट लिखी थी साथी शुभम ने, कैमरे पर रिकॉर्ड किया है इरशाद ने। शुक्रिया।